हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 लैंडफॉर्म्स एंड द इवोल्यूशन करूँगी। प्रीवियस चैप्टर में मे बी मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीरे होगी या फिर कुछ इंस्टेंसेस में लास्ट मैंने बहुत स्लो या फिर ऐसी ड्राउजी साउंड करा होगा, मे बी बिकॉज मैं सो गई होंगी क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ और वीडियो फिर भी बना देती हूँ। आई रियली थिंक कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए वीडियो। ओके, आई विल ट्राई नॉट टू स्लीप व्हाइल आई एम मेकिंग द वीडियो। तो ये वाली वीडियो में लैंडफॉर्म्स एंड द इवोल्यूशंस में बताऊँगी आपको कि जस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जैसे जैसे लिखी हुई है वर्ड टू वर्ड मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी कि आई वुड एक्सप्लेन इट so that you can understand fully, or if I feel like to show you video of something to explain, then I will certainly do that. And मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके पार्ट 1 2 बनाऊँगी so that it would be very easier for me to अपलोड आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ह्यूज फाइल हो जाता है तो मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाती है। यू नो, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई मोबाइल इटसेल्फ। सो एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, क्योंकि ये इवन सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है ये ज्योग्राफी का क्लास 11, दिस लैंडफॉर्म्स एंड द इवोल्यूशन। तो लैंडफॉर्म्स में हम लैंडफॉर्म्स कैसे होती है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, यानी कि उनकी ओरिजिन के साथ साथ उनकी स्ट्रक्चर हम सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें आपकी इरोज़न से लेकर इरोज़न हो रही है और डिस्पोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन कहाँ हो रही है, सॉरी डिस्पोजिशन नहीं, डिपोजिशन। ठीक है, तो कहीं से वो क्या हो रहा है, टूट रही है और कहीं पर जाकर डिपॉज़िट हो रही है। और जो टूट रही है वो कोई तोड़ने वाला जो है वो एजेंट है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जियोमॉर्फिक एजेंट्स पढ़ा था, जिसमें हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो थे वो विंड था या एयर आप बोल सकते हो, दूसरा फ्लोइंग वाटर था, ठीक है, मूविंग वाटर, और फिर वेव्स हो जाएंगे, वेव्स करंट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एयर वाटर वेव्स करंट और ग्लेशियर्स भी हो जाएंगे। दीज आर ऑल एजेंट्स that makes the possible uh, that makes the possible to erode, that makes the process of erosion and deposition। ठीक है, तो तोड़ेंगे भी और उसको डिपॉजिट्स भी करेंगे। तो ये जो एजेंट्स मैंने बताया दे वुड डू द सेम। ठीक है, दोनों काम करेंगे, बोथ। तो हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आफ्टर वीदरिंग प्रोसेसेस, जब वीदरिंग हो जाती है, ठीक है, जब चीज़ें टूट जाती है, जैसे रॉक्स जो हो गए वो टूट गए, हैव हैड द एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल्स, जो अर्थ मटेरियल्स हैं उनमें क्या हुआ, मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो भी अर्थ की मटेरियल्स जैसे बनी हुई है रॉक से, ठीक है, डिफरेंट साइजेस की, शेप्स की, डिफरेंट टाइप्स की, तो वो सब क्या होता है, ये जो एक्शंस के थ्रू होती है, वीदरिंग एक्शंस प्रोसेस होती है अर्थ की मटेरियल्स में, ये सरफेस बनती है, अर्थ का सरफेस उस चीज़ से बनता है। तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो गए, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कुछ मिनट्स पहले, कि जैसे रनिंग वाटर हो गई, ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो मेजर जियोमॉर्फिक एजेंट, विंड हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, वेव्स, ये क्या करते हैं, ये इरोज़न करते हैं, ये तोड़ते हैं जो भी बन गई है ना कोई स्ट्रक्चर। प्लीज़ इग्नोर दैट मैसेज। तो यहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं इरोजन। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी हमें पता है, आपको भी पता है कि जो इरोजन है वो काफ़ी चेंजेस ले आते हैं अर्थ की सरफेस में। अर्थ का सरफेस क्या होता है, कॉन्टीन्यूस चेंज होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ की सरफेस डायनेमिक है, और यही सब एजेंट्स जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये कॉन्टीन्यूस क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस अर्थ को शेप करते हैं, चेंज करते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। डिपोजिशन फॉलो करती है इरोजन को, क्योंकि डिपोजिशन टू चेंजेस अकर
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे डिपोजिशन जो होती है वो इरोज़न को फॉलो करती है, ठीक है। और क्योंकि डिपोजिशन जो है वो भी चेंजेस लाते हैं अर्थ के सरफेस में, वो क्या करेंगे, वो तोड़ फोड़ किया और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर दिया। जहाँ तोड़ा फोड़ा उधर का चेंज कर दिया लैंड फॉर्म्स को, क्योंकि वो पहले बिल्ड थी, ठीक है, वो स्ट्रक्चर थी, उस चीज़ को इरोड करने के बाद वो टूट फूट गई, है ना, प्लेन बना दिया, कुछ भी, वो टूट गई, मतलब चेंज हो गई। ओरिजिनल जो था वो चेंज हो गया, और जिस जगह डिपोजिशन किया वो जगह भी क्या था, पहले वो ब्लैंक था, ठीक है, वहाँ पे कुछ था नहीं, बट अब डिपॉजिट करने के बाद वहाँ का टेरेन जो है वो चेंज हो गया, सरफेस जो हो गया चेंज हो गई। तो ये दोनों जगह से क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म बदल रही है। हमने ये भी पढ़ा था डियास्ट्रोफिज्म, है ना। तो कहीं पर क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये नेचर में बिल्कुल बैलेंस तरीके से हो रहा है, कहीं डिस्ट्रक्शन भी हो रही है और कहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो जा रही है। तो ये चैप्टर जो है ये डील करेगा लैंडफॉर्म्स और उसके इवोल्यूशन को। फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लेकिन आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप पूछो कि लैंडफॉर्म क्या होती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, एक स्मॉल मीडियम ट्रैक्ट्स ऑफ पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस, जिसको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में हमने क्या बताया कि एक छोटा सा, एक स्मॉल मीडियम ट्रैक्ट्स ऑफ या फिर पार्सल्स ऑफ अर्थ का सरफेस है, ठीक है, एक छोटा साइज ऑफ अर्थ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म बोलते हैं। और वही लैंडफॉर्म में क्या क्या चेंजेस हो रही है हम वही पढ़ने वाले हैं। अगर लैंडफॉर्म छोटी है, मीडियम साइज्ड पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, तो लैंडस्केप क्या है, आप इसका आंसर दो। Several related landforms together make up landscapes. अब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो है ना एक साथ मिल के लैंडस्केप्स बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऊपर का जो क्वेश्चन था उसकी इटसेल्फ इज़ एन आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को अगर आप, जो हमने पढ़ा, मीडियम ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड या फिर पार्सल लैंड्स जो होते हैं, तो उसकी क्या हो गई, पार्सल ऑफ द अर्थ का जो ये होता है सरफेस, उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। अब बहुत सारे लैंडफॉर्म को आप कंपाइल कर दो, मिलाकर, ठीक है, स्मॉल से लेकर मीडियम साइज्ड एक साथ आप मिला दोगे पूरे पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ को, तो हम इसको लैंडस्केप बोलते हैं, जिसमें लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेसेस इंक्लूड हो जाएंगी। तो लैंडफॉर्म जो है इसकी खुद की अपनी फिज़िकल शेप होती है, साइज़ होती है, यू नो दैट। आप जो अभी जहाँ पे हो वहाँ का भी लैंडफॉर्म अलग है, उसकी अपनी एक वेराइंग साइज़ है, एक वेराइंग शेप है, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स है, मे बी वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा मिलती होगी, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो ये अपनी खुद की एक मटेरियल्स होगी। तो ये सब रिज़ल्ट है एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का और उनके एजेंट्स का, ठीक है। एजेंट एक भी हो सकता है या दो भी, या तो कॉन्टिन्यूस हीट प्रेशर के चलते विंड जो है वो भी आके रोड कर रही है, हीट भी केमिकल प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्ले हो सकती है एजेंट्स की। तो एक्शंस जो है मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अब ये ऑल ऑफ अ सडन तुरंत नहीं हो जाता है, इसमें ये सब एक्टिविटी होने के लिए काफ़ी ग्रेजुअल होता है, स्लो होती है, हैंस जो रिज़ल्ट होती है काफ़ी लंबी टाइम लग जाती है इसको शेप लेने में। हर लैंडफॉर्म जो होती है उसकी एक शुरुआत होती है। लैंडफॉर्म्स एक बार जब फॉर्म्ड हो जाता है तो वहाँ चेंज हो जाती है उसकी जगह की शेप, साइज़ और नेचर धीरे धीरे और फास्ट ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहती है उस चीज़ को, बार बार जब हो रही होती है तो इससे क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस और उसके एजेंट से वहाँ पर उस जगह का शेप, साइज़ और नेचर सब कुछ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अब इस चेंज से क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ लैंड मासेस, ठीक है, आपको पता है ये जो चेंजेस होती है
तो इसमें बहुत सारे कंबाइंड फोर्सेस का इम्पैक्ट होता है, नॉट जस्ट अ सिंगल फोर्स। हम सोलली नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक फोर्स हुआ और इसके चलते क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया पूरे इन्वायरमेंट में, एक लैंडफॉर्म में। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट फैक्ट फोर्सेस होते हैं जिनकी इम्पैक्ट होती है। एक है क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। कभी वर्टिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं, कभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रहे हैं, लैंड मासेस के। Either the intensity of processes or the processes themselves might change, leading to new modifications in the landforms. या फिर जो processes है उसकी इंटेंसिटी वो कितना तीव्र है, कितनी तेज है, या जो प्रोसेस है वो खुद ही चेंज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ नए नए मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं लैंडफॉर्म में। तो इवोल्यूशन यहाँ पे ये इम्प्लाई करता है स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे न्यू मॉडिफिकेशंस होती है इन द लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे इवोल्यूशन इम्प्लाई करेगी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस को ऑफ आइदर अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, या तो एक अर्थ सरफेस की एक पार्ट होगी, या फिर फ्रॉम वन लैंड फॉर्म इनटू अनदर, एक लैंड फॉर्म को दूसरे लैंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना इंडिविजुअल लैंडफॉर्म्स को आफ्टर दे आर वंस फॉर्म, जब वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद। इसका ये मतलब है कि ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज़ अ हिस्ट्री। हर एक आप लैंडफॉर्म देख रहे हो, इनकी एक अपनी खुद की इतिहास है। जैसे कि हम अभी यहाँ पर बेड में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दुकान जा रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम 500 600 10,000 1 मिलियन ईयर्स पहले भी हम ऐसे 1000 ईयर्स भी हम पहले ऐसे ही बैठे थे हमारे एंसेस्टर्स। ऐसा है नहीं, हिस्ट्री है, ठीक है। हमने हिस्ट्री में क्या करा, बहुत चेंजेस हुई, हमारी इवोल्यूशन हुई, वैसे सेम लैंडफॉर्म की भी क्या हुई, एक अपनी खुद की हिस्ट्री है डेवलपमेंट की, और चेंजेस हुई समय के साथ। जैसे हमारी भी क्या हुई, हम भी चेंज हुए समय के साथ। तो एक लैंडमास जो है वो पासेस हुई है बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जस्ट लाइक हाउ वी हैव आल्सो डिड क्रॉस्ड थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, समवॉट कंपेरेबल टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे हम भी अभी क्या है, हम यूथ थे पहले, ठीक है, फिर मैच्योर हो गए, अभी तो मैं मैच्योर ही हूँ, फिर मैं क्या प्रोसीड करूँगी टुवर्ड्स ओल्ड एज। तो एक ह्यूमन भी है जो स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो क्रॉस करता है, पहले वो यूथ रहेगा, फिर मैच्योर रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ओल्ड एज की तरफ प्रोसीड करेगा। तो फिर ये एक स्टेज ऑफ लाइफ है जो इनएविटेबल है, वन हैज़ टू गो थ्रू इट, ठीक है। तो अभी आप यूथ हो, फिर मैच्योर में जाओगे, फिर ओल्ड एज जाओगे, तो द सेम वे यहाँ पर क्या होता है, लैंड फॉर्म्स भी दे गो थ्रू द सेम प्रोसेस लाइक हाउ वी हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है, वी आर गोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे यंग होगा, ठीक है, कोई भी रिवर जो है यूथ होती है, मैच्योर होती है, ओल्ड एज होती है। आप पढ़ोगे रिवर भी अपनी क्या होती है, एक यूथ स्टेज में होती है, जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा काफ़ी क्या करती है, इरोजनल डिपॉजिट्स करती है, बहुत एग्रेसिव होती है, जहाँ जाती है सबको तोड़ फोड़ के सब जितने भी इकट्ठे होते हैं ना, सब कुछ इकट्ठे करके अपने साथ लेकर दौड़ती चलती है। फिर मैच्योर फेज़ में वो क्या करती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, वो क्रीप करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वो क्या करेगी, मियांडरिंग करेंगे, दैट वी हैव लर्नड बिफोर इन द चैप्टर, राइट। फिर ओल्ड एज में क्या करेगी, सीधा वो डिपोजिशन का काम करेगी। तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन डिटेल इन फर्दर चैप्टर्स। व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो क्या दो इम्पॉर्टेंट आप रूप देख सकते हो इवोल्यूशन लैंडफॉर्म्स की, ये आप आंसर करो खुद से, ठीक है। तो अब हम रनिंग वाटर देखते हैं, ठीक है। वाटर, रनिंग वाटर, एक आप याद रखना, दिस इज़ अ जियोमॉर्फिक एजेंट। हम सिर्फ अब क्या करेंगे, एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये एजेंट्स हैं। तो ह्यूमिड रीजन्स में आप रिसीव विच रिसीव हैवी, ओके,
हाँ, आप ह्यूमिड रीजन्स में, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड रहती है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। ह्यूमिड रीजन्स में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा दिखेगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। रनिंग वाटर जो है कंसिडर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द जियोमॉर्फिक एजेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन लैंड सरफेस में लाती है। जो लैंड के आमने सामने जितने भी सरफेस होते हैं ना, सबको तोड़ फोड़ कर क्या कर देती है, रिवर्स अपने साथ लेकर चली जाती है, और जाकर जितने कचड़े उन्होंने इकट्ठे करी, जाके दूसरी जगह वो डिपॉजिट्स कर देती है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है रनिंग वाटर की। वन इज़ ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एज अ शीट, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है चलती हुई पानी का, तो वो हो जाएगा ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड, ठीक है। जनरल मतलब एक नॉर्मल लैंड सरफेस में वो चल रही है, किस तरह से, शीट की तरह, इसको ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं। दूसरा है लीनियर फ्लो है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन वैलीज़। और दूसरा फ्लो उसका होता है कि वो लीनियरली कैसे फ्लो कर रही है स्ट्रीम्स में, जैसे झरना वगैरह हो गया ना, या रिवर वैलीज़ में। रिवर वैलीज़ कैसे होते हैं, यहाँ पे एक वैली खाई रहेगा, वहाँ से क्या होगी, रिवर्स फॉल करती है, तो इस तरह से इसका फ्लो रहता है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। अब आप ये पॉइंट को याद रखना कि बहुत सारे जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स का काम जो करती है वो रिवर का सबसे मेजॉरिटी का कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है। और ये वाइगरस और यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स, जो बहुत ही ऊपर ग्रेडियंट्स में रहती है ना, वो सबसे स्टीप ग्रेडियंट्स, मतलब तुरंत फॉल नीचे करती है, ठीक है, रिवर। तो स्टीप मतलब बहुत गहराई उनकी एलिवेशंस होती है, वहाँ से काफ़ी ये क्या होती है, एनर्जेटिक और बिल्कुल यंग रिवर जो होती है वो फ़्लो करती है। स्पेशली जो होती है वो हिमालयन रिवर्स, आपने पढ़ा होगा हिमालयन की गंगा रिवर्स जो होती है, और सिंधु रिवर्स जो हमने पढ़ा था, और ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ये लोग काफ़ी एट जब वो यूथ स्टेज में होती है तो काफ़ी विगरस होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है, और बहुत सारा इरोजनल का काम करती हैं वो, ठीक है। विथ टाइम स्ट्रीम चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स टर्न जेंटलर ड्यू टू द कंटिन्यूड इरोजन। अब समय के बाद ये जो स्ट्रीम जो होती है, ये यूथफुल स्टेज में थी, अब कुछ टाइम के बाद ये जो स्ट्रीम चैनल होती है, ये स्टीप ग्रेडियंट से क्या हो जाएगी, जेंटलर हो जाएगी, यानी कि अब धीरे धीरे चलेंगी। इनकी जो इतनी सारी इन्होंने इरोजन्स को अपने साथ लेकर ये चल रहे हैं ना, तो इससे क्या हो जाती है, इनकी स्पीड जो होती है वो घट जाती है, कम जाती है, जेंटलर हो जाती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है, दे लूज़ देयर वेलोसिटी, इनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिपोजिशंस, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अब इरोजन की जगह, ठीक है, पहले तो वो इरोजन कर रही थी, तोड़ फोड़ का काम, अब ये डिपॉजिट्स करेगी, जितना भी लेकर अपने साथ आ रही है अब उसको डिपॉजिट्स करेगी, ठीक है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको दिखाया था ना, उस वीडियो में आप देख सकते हो कि वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो वो क्या कर रही है, इरोजन कर रही है। फिर अब स्लो रिवर देखना, जो बिल्कुल मतलब जेंटल हो गई है, तो वो अब डिपोजिशन की काम करती है। देयर मे बी डिपोजिशनल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स। तो यहाँ पे आप कभी कभी देख सकते हो कि वो डिपोजिशनल फॉर्म भी हो सकती है जब वो स्ट्रीम बहुत स्टीप स्लोप्स में भी क्या कर रही हैं, फ़्लो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा गहरी वाली स्लोप्स में भी, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत डिस्पोजिशनल इनकी एक्टिविटी देखी जा सकती है। But these phenomena will be on a small scale compared to those associated with rivers flowing over medium to gentle slopes. लेकिन ये जो फेनोमेना आपको बताया ना कि स्टीप स्लोप्स में डिस्पोजिशन करती है, हाँ वो करती है, बट इतना ज़्यादा नहीं करती, ठीक है, वो बहुत स्मॉल स्केल में करती है कंपैरेटिवली टू मीडियम और जेंटल स्लोप्स में सबसे ज़्यादा ये डिपोजिशन की काम करती है। द जेंटलर द रिवर चैनल, ठीक है, जितना जेंटलर होगा उसका रिवर का चैनल, यानी धीरे मूव कर रही है ऐसे मियांडरिंग के फेज़ में, ठीक है, तो ग्रेडियंट यानी एलिवेशन या स्लोप जो होगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। द ग्रेटर इज़ द डिपोजिशंस, तो उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेगी, अपने बेड में डिपोजिशंस करेगी। यहाँ पे स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कॉन्टिन्यूड इरोजन। अब वो इतनी धीरे स्पीड क्यों हो जाती है, जेंटल क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके जो
उसने इतनी तोड़ फोड़ कर अपने पास इतने सारे सामान लेकर आई है ना, इतने सारे सिल्ट्स, सैंड्स, डिपॉजिट्स, ठीक है, ये सब इतने सारे लेकर आई है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसे उठा उठा कर वो थक जाती है, ठीक है। आप एक तरह से ना रिवर को आप मत देखो एज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बट सी इट एज ए लिविंग थिंग, कि आप खुद पे पुट करके देखो कि आप शुरू शुरू में हो, यंग हो, तो आप क्या हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप ये काम कर लेते हो, आप वो काम कर लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो, लास्ट में आप इतना काम कर लेते हो, इतना ज़्यादा काम करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और जब थक जाते हो तो फिर क्या कर लेते हो, आप जितनी सामान उठाए हो आप उसको धीरे धीरे रखना स्टार्ट कर देते हो। तो रिवर भी वैसे ही करती है, बिल्कुल एक लिविंग क्रिएचर जैसे बिहेव करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटिंग है वो लेस डोमिनेंट होता है, यानी कि अब इरोजन्स क्या होगी, ज़्यादा नहीं करेगी, एंड लेटरल इरोजन्स ऑफ बैंक इंक्रीज। अब इसकी जो लेटरल इरोजन मतलब होता है कि जो रिवर बह रही है, ठीक है, तो जब बह रही होती है तो फिर यहाँ पे आसपास में जितना इरोजन होता है बैंक में, वो यहाँ पे क्या करेगी, लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस, यानी कि आपने आमने सामने का इरोजन करेगी अपने बैंक्स का, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे हिल्स वैलीज जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे प्लेन्स में। अब जो हिल्स है यहाँ पे सामने या वैलीज बने हुए हैं उसको क्या होगा, वो उसको भी काट देगी रिवर्स, यहाँ से रिवर्स बह रही है ना, तो इसको काटना स्टार्ट कर देगी अपने लैटरल, अपने साइड के जितने भी रिवर या वैलीज़ हैं वहाँ पे, सॉरी वैलीज़ और या हिल्स हैं वहाँ पे, उसको प्लेन में क्या कर देगी, बदल देगी, मतलब सबको क्या कर देगी, हिल्स को तो काट देगी और इरोजन वैलीज़ को भी काट देगी, ठीक है। इज़ कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ ए हाई लैंड मास पॉसिबल, क्या आप सोच सकते हो कि कंप्लीट रिडक्शन यानी कि पूरा का पूरा रिलीफ माउंटेन को क्या रिवर कंप्लीट्स को रिड्यूस कर सकती है, पूरा हटा सकती है, ऑफ कोर्स रिवर की पावर बहुत होती है, टाइम के साथ वो क्या करती है, पूरा कंप्लीटली वो रिलीफ को क्या कर देती है, वहाँ से वैनिश कर देती है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे जाकर अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ओवरलैंड फ्लो जो होती है उससे शीट इरोजन होती है, जिसको हमने दो टाइप के पढ़े थे ना, कि दो टाइप की फ़्लो होती है, एक ओवरलैंड फ़्लो होती है, इससे आपको दिखेगा शीट इरोजन। ये डिपेंड करता है इरेगुलरिटीज़ ऑफ द लैंड सरफेस। अब डिपेंड करता है कि जो लैंड का सरफेस में कितनी इरेगुलरिटीज़, उसमें कितने माउंटेन्स हैं, कितने वैलीज़ बने हुए हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो ओवरलैंड फ्लो जो होता है वो मे कॉन्सेंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ्स, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा नैरो पाथ होगा या बहुत वाइड पाथ होगा, चौड़े बहुत होंगे, या बहुत पतली सी रास्ता होगी, बिकॉज ऑफ द शीर फ्रिक्शन ऑफ द कॉलम ऑफ फ्लोइंग वाटर। अब जो वाटर बह रही है, ठीक है, तो बहती है तो उससे क्या होती है, फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर की शीर फ्रिक्शन हो रही है, तो माइनर और मेजर क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड, तो यहाँ पे जितने भी छोटे बहुत या बहुत ज़्यादा मेजर लैंड जो है वो रिमूव हो जाती है फ़्लो की डायरेक्शन में। ग्रेजुअली कुछ स्मॉल एंड नैरो रील्स जो होते हैं वो फॉर्म होने लग जाते हैं। तो ये जो रील्स जो होते हैं ना वो धीरे धीरे जब डेवलप होती है लॉन्ग एंड वाइड गलीज़ में, तो ये इसका ये मतलब है कि जो मान लो रिवर बह रही है कहीं पे, तो बहते बहते यहाँ पे गड्ढा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये रील्स बोलते हैं इसको, और बह रही है रिवर और बह रही है, तो ये गड्ढा क्या होता है, और ज़्यादा गहरा बनते जाता है, तो उसको गलीज बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होता है, रील्स जो होते हैं वो एक वाइड गलीज के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, जो धीरे धीरे रील्स जो है वो डेवलप हो जाता है लॉन्ग एंड वाइल्ड गलीज़ में। तो गलीज़ विल फर्दर डिपेंड, और फिर से गलीज़ भी क्या हो जाएगा, वो फर्दर और उसको काटेगी काटेगी, वाइडन होगी, और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा डीप हो जाएगा, और एक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो यहाँ पे रील्स बने हुए थे वो क्या हो जाएंगे, गलीज़ बन के फिर और बहुत सारे गलीज़ ऐसे मिल के क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा, एक शेप बन जाएगी, नेटवर्क ऑफ वैलीज़। तो वैली का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। इन द अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटीज़, तो पहले आप अर्ली स्टेजेस में देखोगे तो डाउन कटिंग जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पर देखने सबसे डोमिनेट करता है,
ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटी सच एज वाटरफॉल्स एंड कैस्केड्स विल बी रिमूव। तो यहाँ पे आपको इरेगुलरिटीज़ क्या होती है वो हट जाती है। यहाँ पे आपको वाटरफॉल जो होती है, कैस्केड्स यानी कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ रील्स की एंड गलीज़ की। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्लो हुई थी रिवर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे पैचेस देख पा रहे होगे, दीज आर रील्स। ठीक है, ये पानी से क्या बनाई गई है, रील्स बन गई है। ये देखो, ये रील्स हैं। ठीक है, रील इरोजन हुई है, यानी कि ये पानी यहाँ से बही है, तो यहाँ की जो लैंड फॉर्म थी, जो लैंड सरफेस ऊपर की क्रस्ट देख रहे हो, वो क्या हो गई है, शैलो रिमूव हो गई है। इसको हम रील्स बोलते हैं। अब ये अगेन बहुत ज़्यादा फिर से पानी यहाँ पे क्या हो रही है, बहेगी, तो उसको डीपन कर देगी। तो डीपन करने से ज़्यादा आपको और गड्ढा दिखने लगा है। दिस इज़ समवट लाइक गली। ठीक है, तो इस टाइप का गली बचा है। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ये क्या हो गया, नीचे से बहुत सारा जो मिट्टी का सरफेस था वो निकल गया। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ गली। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है ना, ये गली और ज़्यादा डीपन हो जाएगा और ये वैली के रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखो ये वाला ये गली है। ठीक है, ये रिवर की ऐसे काम होती है। ये रिवर ऐसे धीरे धीरे क्या करिए, ट्रांसफॉर्म करिए। कभी यहाँ पे पूरा एक लैंड सरफेस था, बट धीरे धीरे रील्स बना, फिर रील्स के बाद अब गलीज, इतने बड़े बड़े गलीज बन गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको वैली दिखा, देखो ये वाला जो एग्जांपल था ना, दिस इज़ वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी। देखो यहाँ पे वैली बनने का आपको एक बहुत अच्छा सा ग्लिम्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये नीचे नीचे जाकर ये फिर बाद में एक बहुत बड़ा वैली बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप याद रखना, रील्स होती है जो एक लैंड सरफेस ऊपर से क्या होता है, ऊपर का क्रस्ट हट जाता है पानी बहने के चलते, फ्लोइंग रिवर, फिर और डीपन हो जाएगा। ठीक है, डीपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से बन जाता है। फिर बाद में वैली, ये वैली नहीं है, दिस इज़ जस्ट गली, लेकिन इसको और डीप करके क्या कर देती है, वैली बना देती है। ठीक है, लेट मी शो यू वैली। एक मिनट, अरे मैं आपको वैली दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द वैली लुक्स लाइक। तो वैली का भी फॉर्मेशन ऐसे ही रिवर करती है। देखो ये वाला वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, तो रिवर जो है ये है। ठीक है, कल्प्रिट है जो वैली बनाती है। सी दिस, ये रिवर जो है इसने क्या करा, कटिंग कर करके, ये आप छोटे छोटे जो रास्ते देख रहे हो रील्स है, तो ये कट करके क्या करी, इतने बड़े वैलीज़ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आई होप आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गया होगा अबाउट द रील्स, गलीज एंड वैलीज। तो यहाँ पे इन द मिडिल स्टेजेस में स्ट्रीम्स कट देयर बेड्स। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम्स जो होती है अपनी खुद की बेड्स को क्या करती है, काट देती है स्लोली। ये सब प्रोसेस ना काफ़ी स्लोली चलती है, तुरंत एक बार बोला बस हो गया ऐसा नहीं, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, सालों लग जाती है। और यहाँ पे लेटरल इरोजन कर रही है अपने वैली साइड्स में, देख रहे हो बगल बगल में पूरा वैली बना दिया, तो लेटरल साइड्स में ये क्या करती है, वैली साइड्स अपनी इरोड करती है और बहुत ही सीवियर हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, वैली साइड जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे लोअर एंड लोअर स्लोप्स में। ठीक है, पूरा प्लेन बना देती है। तो ये डिवाइड कर देता है, द डिवाइड्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स, और इसको डिवाइड कर देती है ड्रेनेज बेसिन्स में, एंड लाइकवाइज लोअर्ड अंटिल दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्लैटेंड, और बिल्कुल लोअर्ड हो जाती है। वहाँ के जितने भी हिल्स वैलीज़ हो गए ना, वो सब पूरे काट देती है और इतने फ्लैट हो जाते हैं वो एरिया। ठीक है, लिविंग फाइनली अ लो लैंड फेंट रिलीव विथ सम लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स। वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा और बस एक बड़ा बड़ा मोनाड रॉक्स दिखेगा स्टैंडिंग आउट ऑफ हियर एंड देयर। तो यहाँ पे तो पूरा प्लेन्स बना दिया। ठीक है, पूरा प्लेन्स बना दिया और वहाँ पे मान लो कोई ऐसा बड़े बड़े रॉक्स हो गए, ठीक है, जो वहाँ पे खड़े ही रह गए उस प्लेन में, उसको वो रिमूव नहीं कर पाए, रोड नहीं कर पाए, क्योंकि मे बी दैट कुड बी अ हार्ड रॉक हो सकता है, जिसकी जो सब्सटेंस होगी काफ़ी हार्ड होगी, जिसको रिवर इरोड नहीं कर पाया, तो उसे हम मोनाड रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। लेट मी शो यू मोनाड रॉक्स एज वेल। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए मोनाड रॉक्स कैसा दिखता है। मोनाड रॉक्स, तो
तो ये है कुछ मोनाड रॉक्स का एग्जाम्पल। ये आप देख सकते हो। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। देखो, रिवर ने सामने पूरा जितना भी था, ठीक है, सबको काट दिया। अब जो हार्ड लेयर्स थे, ये सब जो मोनाड रॉक्स हैं, दैट इज़ ओनली लेफ्ट। तो ये सब रिवर का काम है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो मोनाड्स रॉक जो है वही स्टैंड करते हैं, बाकी पूरे एरिया में आपको लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स दिखेंगे, ठीक है, फ्लैटेंड दिखेंगे, पूरे प्लेन बन जाती है। टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन, जिसको हम बोलते हैं पिनी प्लेन, ठीक है। अब स्ट्रीम ने इसको इरोड किया, यानी रिवर का जो स्ट्रीम था उसने इरोड किया, इसको बोलते हैं पिनी प्लेन। आप इस वर्ड को याद रखना, ये एग्जाम्स में पूछ ली जा सकती है, पिनी प्लेन एंड ऑलमोस्ट अ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप्स डेवलपिंग इन रनिंग वाटर रेजिम्स में बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो नीचे इसकी समराइज दी हुई है कि किस तरह से जो रनिंग वाटर है वो लैंडस्केप को डेवलप कर रही है, ठीक है। वाटर रेजिम को हम पढ़ेंगे, जैसे यूथ के स्टेज में वो कैसे क्या डेवलप कर रही है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो गाइज़, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी, तब तक के लिए सी यू, बाय।